हाय, कैसे हैं आप लोग? आई होप आप सभी अच्छे होंगे। गाइस, आज का जो हमारा टॉपिक है यानी कि जिस बुक को हम लोग अच्छे से डिस्कस करेंगे या फिर इसके क्वेश्चन को करेंगे वो है हमारा BPCG 172 और बुक का नाम है हमारा यूथ जेंडर एंड आइडेंटिटी यानी कि युवा जेंडर एवं पहचान। तो इसके नाम से ही आपको पता चल रहा है कि किस टॉपिक पे है। और आपको मैं बता दूं कि इसमें कितने टोटल आपके ब्लॉग दिए गए हैं। तो इसमें आपके ब्लॉग टोटल 4 है और क्वेश्चन जो है इन चारों ब्लॉक से ही आपके एग्ज़ाम में आते हैं। और ये जो एग्ज़ाम है आपका टोटल 100 नंबर का होता है। अब हम लोग बुक का इंट्रोडक्शन जान लेते हैं बिकॉज ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है जो कि हम नहीं करते हैं। क्योंकि मान लीजिए आप कोई बुक पढ़ रहे हैं तो बुक आप क्यों पढ़ रहे हैं, उसमें क्या नॉलेज है, उसके बारे में हमें थोड़ा बहुत तो जानना चाहिए। तो बुक का इंट्रोडक्शन अगर हम लोग देखते हैं यानी कि इसमें आपको जेंडर की पहचान करनी है। यानी कि मान लीजिए कि अगर कोई बच्चा पैदा होता है तो उसको हम किस तरह से जाने कि वो लड़का है कि लड़की, इस चीज़ की पहचान कैसे की जाती है, उसी पे ये टॉपिक दिया गया। यानी कि पूरा बुक जो है उसी पे दिया गया है। तो लिंग के द्वारा एक लड़का या लड़की को हम लोग पहचानते हैं, वही सारी चीज़ें इस बुक में हमें जानने को मिलेगी। और उनका विकास कैसे होता है ये सारी चीज़ें हमें इस बुक में अच्छे से जानने को मिलेगी। ये तो रहा बुक का इंट्रोडक्शन। और एक और चीज़ मैं आपको बोल दूँ तो इस बुक में जो भी क्वेश्चन बनाए गए हैं वो आपके पिछले ईयर के क्वेश्चन पेपर और आपके जो का ये जो बुक है इसमें से भी कुछ क्वेश्चन को कलेक्ट किया गया है। तो अब हम लोग क्वेश्चन और आंसर के थ्रू चीज़ों को और अच्छे से समझने की कोशिश करते हैं। और इसको अगर आप देखते हो तो आपके बहुत सारे कॉन्सेप्ट भी क्लियर हो जाएंगे। तो अब हम आते हैं हमारे पहले क्वेश्चन पे। Describe the characteristic of educational institution that influence the identity development of youth। यानी कि युवाओं के पहचान विकास को प्रभावित करने वाले कुछ शैक्षिक संस्थाओं की विशेषता का आपको वर्णन करना है। और देखिए ये जो बुक है आपका हिंदी और इंग्लिश दोनों वर्जन में है। वैसे मैंने क्वेश्चन जो है इंग्लिश में ही रेडी किया है बट मैं समझाऊंगी आपको हिंदी में, तो आप हिंदी में भी समझकर इस कॉन्सेप्ट को लिख सकते हैं। अब इसके आंसर को हम लोग देख लेते हैं। तो आपको सबसे पहले हेडिंग में लिखना है कि ये जो कॉन्सेप्ट है वो क्या है, उससे हमें सबसे पहले समझना पड़ेगा। तो ये जो शब्द है ना यूथ, वो आया है हमारा ओल्ड इंग्लिश जो वर्ड है जून, जिसका मतलब होता है योंग, यूथ, न्यू, फ्रेश। अब देखिए योंग का मतलब ही होता है कि एकदम ताज़ा, है ना। अब जैसे जो योंग लोग होते हैं उनका हर जगह डिमांड होता है, इसलिए क्योंकि वो यंग है, वो हर काम को बहुत जल्दी से करते हैं। अब इसको हम लोग संस्कृत में अगर समझते हैं तो युवान होता है, जिसका मतलब होता है कि योंग मैन, यानी कि एक नौजवान आदमी। अब इसको ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी में भी अलग अलग टाइप से इसको डिस्क्राइब किया गया है या फिर इसको डिफाइन किया गया है। तो देखिए यानी कि जो यंग पीपल होते हैं ये आपके एक तरह से हमारे जीवन का एक समय होता है और एक बहुत ही महत्वपूर्ण टाइम होता है हर इंसान की लाइफ में, यंग का जो स्टेज होता है। अब थोड़ा सा और चीज़ हम लोग इसके बारे में जानते हैं। तो इस टाइम क्या होता है कि नई नई चीज़ें जो है उनकी लाइफ में डेवलपमेंट होती है बहुत सारी। और जो यूनाइटेड स्टेट है उसके अकॉर्डिंग जो यंग पीपल है यानी कि जो यंग लोग हैं उनका जो एज बताया गया है वो 15 से लेकर 24 के जो लोग होते हैं उन्हें यंग पीपल कहा जाता है। जो यंग लोग होते हैं वो एक तरह से फॉर्मल एजुकेशन के लिए तैयार हो जाते हैं। तो ये तो रहा इसका जस्ट कॉन्सेप्ट। अब हम लोग थोड़ा सा नीचे देखते हैं, इस पॉइंट को भी आप इसमें ऐड कर सकते हैं जो कि दिया गया है, डिस्कस द मीनिंग ऑफ यूथ इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ सोशल कल्चर एस्पेक्ट। कि जो युवा है उनका जो सोशल कल्चर जो एस्पेक्ट है उसकी भी आप एक तरह से चर्चा कर सकते हैं, यानी कि उसके बारे में भी आप अच्छे से डिस्कस कर सकते हैं, उसको बता सकते हैं। तो अगर हम लोग इस पॉइंट को समझते हैं तो ये जो एज होता है ये सिर्फ एक तरह से आपका शरीर का डेवलपमेंट नहीं होता है, बहुत सारी चीज़ों का डेवलपमेंट होता है। आपको अलग अलग टाइप के एक्सपीरियंस मिलते हैं, बहुत सारी चीज़ें आपको सीखने को मिलती है। आप एक तरह से मैच्योर होते हैं, चीज़ों को सीखते हैं, अपनी सोसाइटी, कल्चर एंड हिस्ट्रिकल चीज़ें भी आप अच्छे से समझते हैं, उस चीज़ को आप जीने की कोशिश करते हैं, उस चीज़ को समझने की कोशिश करते हैं। क्योंकि ये सारी चीज़ें जो है हमारा जो यंग टाइम होता है उस टाइम हमें एक तरह से हमारे शरीर में हमारे जो मेंटालिटी है उसमें भी हमें देखने को मिलती है। क्योंकि हमारा जो विकास होता है वो टाइम के हिसाब से ऑलवेज डेवलप होता है। और ये जो 15 के बाद जो हमारी जो एज होती है उसमें इंसान का जो पर्सपेक्टिव होता है, चीज़ों को सोचने का, करने का जो एक तरह से कॉन्सेप्ट होता है वो पूरी तरह से अलग होता है। हर कोई अपनी लाइफ में कुछ करना चाहता है, इस समय अपने कल्चर को वो समझता है और भी बहुत सारी चीज़ें जो है वो। तो इस तरह से इसमें पॉइंट दिए गए हैं, इसको आप अपने से भी थोड़ा रीड कर सकते हैं।
अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं, जो कि हमारा सेकंड नंबर क्वेश्चन दिया गया है। तो इसमें आपको करना है कि एक्सप्लेन द कॉन्सेप्ट ऑफ यूथ डेवलपमेंट, यानी कि जो यंग लोग हैं उनके विकास का क्या कॉन्सेप्ट है उसको आपको लिखना है। तो आंसर में आप सबसे पहले इस हेडिंग को लिख सकते हैं कि द कॉन्सेप्ट ऑफ यूथ डेवलपमेंट। तो ये जो कॉन्सेप्ट है यानी कि ये जो धारणा है, तो देखिए जब कोई बच्चा युवा के स्टेज में पहुंचता है तो उसकी बहुत सारी चीजें डेवलपमेंट होती है, उसकी रूपरेखा तैयार होती है और उसके लाइफ का जो एक अलग ही स्टेज है वो भी तैयार हो जाता है और उसे हर चीज में अपना एक तरह से विकास करना रहता है। अब देखिए जो यंग पीपल होते हैं, तो जब वो सक्सेसफुल होना चाहते हैं अपनी लाइफ में, तो उन्हें बहुत सारी चीज़ों पे काम करना पड़ता है, यानी कि उन्हें डेवलपमेंट करनी पड़ती है। तो सबसे पहले उन्हें अपने स्किल पे काम करना पड़ता है, नॉलेज को गेन करना पड़ता है, उनका जो एटीट्यूड है उससे भी उन्हें बदलना पड़ता है और उसमें भी उन्हें चेंज लाना पड़ता है, तब जाके वो किसी फील्ड में एक तरह से सक्सेसफुल होते हैं। और ये जो चीज़ें हैं वो एक बार में नहीं होती है, उन्हें अगर सच में कुछ अचीव करना है अपनी लाइफ में तो बहुत सारी चीज़ों को उन्हें जो है वो समझना पड़ता है और उसके अकॉर्डिंग उन्हें काम करना पड़ता है, उस फील्ड से लेकर उन्हें नॉलेज को गेन करना पड़ता है। तो सिंपली ये जो कॉन्सेप्ट दिया गया है कि यूथ का जो डेवलपमेंट है, तो उन्हें बहुत सारी चीज़ों पे वर्क करना पड़ता है, उस चीज़ को समझना पड़ता है, एक संगठन के रूप में अपनी चीज़ों को उन्हें समझना पड़ता है, टूल्स को उन्हें यूज़ करना पड़ता है, अपने गोल्स को लेकर अपना जो भी सोर्स है उस पर उन्हें काम करना पड़ता है। तो ये सब चीज़ें आती है, यानी कि इसमें सिंपली आपको करना है कि यूथ का डेवलपमेंट कैसे होता है। अब हम नीचे आते हैं, तो इसमें कुछ पॉइंट दिए गए हैं जिसे आपको करना है। तो इसमें आगे दिया गया है कि डेवलपमेंट के 4 स्टेज होते हैं, यानी कि यूथ के डेवलपमेंट के 4 स्टेज होते हैं, वो क्या क्या है उसे हम लोग देख लेते हैं। तो पहला जो दिया गया है कॉग्निटिव डेवलपमेंट, यानी कि ये जो डेवलपमेंट होता है यानी कि ज्ञान से संबंधित विकास होता है युवाओं में, यानी कि इस डेवलपमेंट में आपको पता चलता है कि आपकी क्या स्ट्रांगनेस है, क्या वीकनेस है और आपके अंदर क्या क्षमताएं हैं जिसके थ्रू आप कोई भी प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं, इसका भी आपका विकास होता है। नेक्स्ट जो दिया गया है वो है हमारा सोशल एंड इमोशनल डेवलपमेंट। तो सोशल एंड इमोशनल जो डेवलपमेंट है ये भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और ये युवाओं में इसका डेवलपमेंट होता है जब हम यंग स्टेज में आते हैं। तो ये जो है इम्पॉर्टेंट इसलिए है बिकॉज हम इसमें सीखते हैं कि हमारा जो सोशल और हमारा जो इमोशनल कनेक्शन है वो क्या है, यानी कि हम अगर किसी पर्सन से मिलते हैं तो हमारा उस पर्सन के साथ इंटरेक्शन कैसा होगा, कैसा बातचीत होगा, इस सारी चीज़ों का भी इसमें डेवलपमेंट होता है। अगला जो दिया गया है 3 नंबर वो है हमारा स्पीच एंड लैंग्वेज डेवलपमेंट होता है, यानी कि आपके बोलने का या फिर आपकी लैंग्वेज का भी इसमें बहुत हद तक विकास होता है। अगला जो दिया गया है हेल्दी रिलेशनशिप एंड बॉन्डिंग्स, यानी कि इसमें आपके एक बहुत ही अच्छे रिश्ते का भी एक तरह से आपका विकास होता है या फिर इसका भी एक अलग ही डेवलपमेंट होता है अलग लेवल में, यानी कि इसमें आप नए नए रिलेशनशिप में आते हैं और बहुत सारी चीज़ें भी इसमें होती है। तो इसके ये 4 स्टेज दिए गए हैं डेवलपमेंट के जो यूथ में होते हैं। अब हम अगले क्वेश्चन में आते हैं, जो कि हमारा 3 नंबर क्वेश्चन दिया गया है। तो इसमें आपको करना है कि डिस्कस द कॉग्निटिव डेवलपमेंट ऑफ यूथ ड्यूरिंग एडोलेसेंस, यानी कि किशोर अवस्था के समय, यानी कि जो यंग का जो स्टेज होता है उसमें जो ज्ञान का जो आपका विकास होता है उसकी आपको चर्चा करनी है, यानी कि उसके बारे में आपको एक्सप्लेन करना है। अभी जो हम लोगों ने ऊपर बात किया उसी चीज़ को हम थोड़ा सा यहाँ पर डीपली चीज़ों को समझ लेते हैं। ऊपर जो मैंने आपको समझाया, तो सबसे पहले इसकी मीनिंग को हम लोग समझ लेते हैं कि इसकी मीनिंग क्या होती है। ये जो हमारा किशोर अवस्था में जो ये विकास होता है, तो ये किस तरह से हमारा नॉलेज का इसमें डेवलपमेंट होता है। तो ये जो डेवलपमेंट होता है कॉग्निटिव जो डेवलपमेंट होता है वो एक तरह से एबिलिटी होती है आपकी थिंकिंग, यानी कि अगर आप कोई चीज़ को सोच रहे हो तो उसके पीछे क्या रीज़न है, उसकी क्या एबिलिटी है, उस चीज़ को आप इसमें जानते हो। और एक और इन सभी पॉइंट को आप यूज़ कर सकते हैं कि ये जो शब्द है हमारा ये आया है हमारा जिसका मतलब होता है कॉग्नोशेरा, यानी कि जब आपके दिमाग में कोई चीज़ आता है और उसके पीछे आप तर्क करते हैं, एक तरह से आप लॉजिक खोजते हैं और बिना रीज़न के या फिर बिना तर्क के आप चीज़ों को नहीं मानते हैं, एक तरह से आपका ब्रेन का भी इसमें बहुत हद तक डेवलपमेंट होता है। यानी कि आप जो है एक तरह से मैंने ऊपर आपको बताया कि आप इसमें एक तरह से अपने प्रॉब्लम को सॉल्व करते हो। तो आप अपनी प्रॉब्लम को कब सॉल्व करोगे, जब आप उसके लिए सक्षम होंगे, यानी कि आप सही से चीज़ों को समझोगे और उसके बाद उसमें सॉल्यूशन निकालने की कोशिश करोगे, तब जाके आपकी जो प्रॉब्लम है वो कम होगी या फिर दूर होगी। तो इस चीज़ में यानी कि ये जो स्टेज होता है इसमें भी इसका विकास होता है।
अब थोड़ा-सा हम लोग आगे देख लेते हैं, तो ये जो हमारा डेवलपमेंट होता है तो ये बहुत ही ईज़ी नहीं होता है। इसमें बहुत सारे एक तरह से उलझनें भी हमें देखने को मिलती है, बिकॉज़ बहुत सारी चेंजिंग होती है हमारे लाइफ में। एक तरह से हम सोचते हैं, नए-नए आइडिया आते हैं तो हम खुद से ही तर्क करते हैं या फिर हम अपना व्यू पॉइंट रखते हैं। बहुत सारी चीज़ों को हम सोचते हैं और ये सारी चीज़ें जो है वो समटाइम हमारे लिए प्रॉब्लम भी क्रिएट कर देती है। अब थोड़ा और नीचे हम लोग आते हैं तो इसी में एक और पॉइंट दिया गया है जिसको आपको लिखना है, और वो है हमारा टिपिकल कॉग्निटिव चेंज ड्यूरिंग एडोलसेंस। यानी कि इसमें कुछ विशेष चेंज भी होते हैं। यानी कि ये जो आपका स्टेज होता है, यानी कि इसमें जो आपके डेवलपमेंट होते हैं तो वो जो है वो स्पेशली जैसे कि 12 से लेके 18 साल की जो एज होता है इसमें आपके चेंजेस होते हैं। यानी कि जो टीनेजर होते हैं उनको एक तरह से अलग अलग टाइप के जो चीज़ों को लेकर जो प्रॉब्लम्स होती हैं, लाइक जो उनके रिलेशनशिप में प्रॉब्लम्स होती है। अब देखिए आपको पता होगा कि 12 से लेकर 18 साल का जो एज होता है वो कितना ज़्यादा एक तरह से चेंजेबल होता है हमारी लाइफ में। हम बहुत सारी चीज़ों को सीखते हैं, नए हमारे रिलेशन बनते हैं, बहुत सारी प्रॉब्लम हमें फेस करनी पड़ती है। तब जाके हम इस एज को समझ पाते हैं कि एक्चुअली जो ये एज है वो किस टाइप का है। और हर जो यंग पर्सन होते हैं वो इन सारी चीज़ों से गुजरते हैं, इन सारे रास्तों से उन्हें गुजरना पड़ता है। नाउ वी कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, जो कि हमारा अगला क्वेश्चन है 4 नंबर। तो इसमें आपको करना है कि एक्सप्लेन जेम्स मॉर्शियाज थ्योरी ऑफ आइडेंटिटी। तो इसमें आपको एक्सप्लेन करना है कि जो जेम्स मॉर्शिया है उनकी थ्योरी जो है वो आइडेंटिटी को लेकर क्या है, यानी कि लोगों की पहचान को लेकर क्या है, उसको आपको एक्सप्लेन करना है। तो अब हम आंसर के थ्रू इस चीज़ को और अच्छे से समझते हैं। तो सबसे पहले आप इंट्रोडक्शन में लिख सकते हैं कि ये जो हमारे जेम्स मॉर्शियाज जो है इनकी जो थ्योरी है, तो सबसे पहले ये जो है वो एक क्लिनिक साइकोलॉजिस्ट है। इन्होंने बताया है कि जो यूथ का डेवलपमेंट होता है उसके 4 स्टेज को इन्होंने बताया है और इसी पे इन्होंने अपनी थ्योरी को दी है। अब थ्योरी के अकॉर्डिंग हम इनके पहले स्टेज को समझते हैं। तो इनका जो पहला स्टेज जो इन्होंने बताया है वो है डिफ्यूज़न। तो ये जो स्टेज है इसको मैं आपको बहुत ही सिंपल तरीके से समझा रही हूँ। तो ये जो स्टेज इन्होंने बताया है, जो भी यूथ का जो डेवलपमेंट होता है तो ये एक प्रोसेस का स्टेज होता है। और ये जो स्टेज होता है उसमें जो यूथ होता है ना, तो उनका जो सोचने का जो तरीका होता है ना, इसमें जो बच्चा ग्रो करता है यानी कि उसका जो प्रोग्रेस होता है वो उसके आसपास के माहौल पे बहुत ज़्यादा असर करता है। यानी कि वो किस फैमिली में किस इन्वायरमेंट में रह रहा है, ये सारी चीज़ें बहुत ज़्यादा मैटर करती है। यानी कि जो बच्चा ग्रो कर रहा है उसका खुद का कोई नज़रिया नहीं होता है ज़िंदगी को देखने का। यानी कि उसके आसपास के जो लोग बोलते हैं उसी चीज़ को वो मान लेता है और उसको लगता है कि यही रियलिटी है। यानी कि वो कोई तर्क नहीं करता है, उसको लगता है कि सही है, यानी कि लोगों ने कहा तो वो उस चीज़ को मान लेता है कि यही सही है। यानी कि उसका खुद का कोई भी पर्सपेक्टिव नहीं होता है लाइफ को लेकर, या फिर कोई एक्सपीरियंस नहीं होता है इस स्टेज में। अब अगला जो इन्होंने स्टेज बताया है जो यूथ डेवलपमेंट का, वो है हमारा मोराटोरियम। तो ये जो स्टेज है इसमें जो चाइल्ड या फिर जो व्यक्ति डेवलपमेंट करता है तो वो एक तरह से चीज़ों को तलाशता है, यानी कि उससे खोज रहती है कि वो लाइफ में करे क्या, बट उसका कुछ भी खुद का एक कोई भी पहचान नहीं होता है। यानी कि वो तलाशता है कि उसे लाइफ में करना क्या है, वो ऑप्शन को खोजता है लेकिन उससे ऑप्शन एक तरह से कंफर्म नहीं होता है कि वो करे क्या, यानी कि वो ऑप्शन में फंसा होता है। तो इस तरह से आप इसको समझ सकते हैं। आप समझ सकते हैं जब हम लोग 10 कंप्लीट करते हैं उसके बाद हम चीज़ों को सोचते हैं कि हम क्या लें, कौन सा सब्जेक्ट लें, ये सारी चीज़ें इसमें आती है। अगला जो स्टेज इन्होंने बताया है इसमें जो डेवलपमेंट होती है यानी कि फोर्स क्लोज्योर, ये जो स्टेज होता है तो इसमें जो पर्सन का डेवलपमेंट होता है तो एक तरह से फोर्सफुली होता है। कहने का मतलब इसमें जो बच्चा जो चीज़ें चुनता है, अब मान लीजिए कि वो अपने आसपास के जो लोग उनको बोलते हैं, यानी कि मान लीजिए उसे कैरियर में कुछ चुनना है तो वो एक तरह से उसके आसपास के लोग जो उससे फोर्स करते हैं, बोलते हैं ये सही है। जैसे कि अब मान लीजिए कि साइंस, कॉमर्स, आर्ट तीनों में से उन्हें चूज़ करना होता है तो वो एक तरह से पेरेंट्स जो चीज़ें उन्हें बोलते हैं उस चीज़ को वो एक्सेप्ट कर लेता है। यानी कि इस स्टेज में भी उसका खुद का कोई भी एक तरह से एक्सपीरियंस नहीं होता है। यानी कि वो करना तो चाहता है लेकिन अगर उसके आसपास के लोग जो चीज़ बोलते हैं और वो देखता है तो वो सोचता है मैं इसी चीज़ को चुन लूँ और उसी पे वो काम करता है। यानी कि इसमें भी एक तरह से उसकी पहचान नहीं होती है और ना ही बनी होती है।
नाउ वी कम टू द लास्ट, जो इसके स्टेज इन्होंने बताया है अपनी थ्योरी में, वो है अचीवमेंट। तो ये जो स्टेज इन्होंने बताया है, इसमें जो पर्सन होता है उसका फुल डेवलपमेंट होता है। कहने का मतलब इस चीज़ में उससे पता होता है कि उसे लाइफ में करना क्या है, यानी कि उसको बहुत सारे लाइफ के एक्सपीरियंस मिलते हैं और एक तरह से वो लाइफ में कुछ बन गया होता है। वो जो सोचता है उस मुकाम पे वो पहुंच जाता है, यानी कि उसके लाइफ के जितने भी एक तरह से जो टीनेजर में जो स्ट्रगल होते हैं ना, उसको एक तरह से वो पार कर लेता है और उसका खुद का एक पहचान होता है, उसकी खुद की एक आइडेंटिटी होती है, यानी कि वो लाइफ में कुछ अचीव कर लेता है। इसलिए इस पॉइंट को रखा गया है। तो आई होप आपको ये चारों जो स्टेज इन्होंने बताए हैं अपनी थ्योरी में, इससे आपको समझ में आ गया। मैंने इसको बहुत ही ईजी तरीके से आपको समझाया। अब हम अगले क्वेश्चन में आते हैं, जो कि हमारा 5 नंबर क्वेश्चन है। तो इसमें आपको करना है कि एक्सप्लेन द इम्पैक्ट ऑफ मीडिया ऑन यूथ, यानी कि अभी के जो यूथ है उनके ऊपर जो ये मीडिया है उनका क्या असर है, क्या प्रभाव पड़ रहा है, उसको आपको लिखना है। तो ये तो बताने की ज़रूरत ही नहीं है, बिकॉज अभी के टाइम में जो सोशल मीडिया है वो एक तरह से सभी की लाइफ में ऐसा रोल निभा रही है कि हम बता नहीं सकते हैं। पर ये जो यूथ है उनके ऊपर इसका क्या प्रभाव पड़ रहा है उसको हम लोग समझ लेते हैं कि सोशल मीडिया के बिना अभी के टाइम में हमारा लाइफ जीना एक तरह से पॉसिबल बिल्कुल भी नहीं है। हम हर काम जो है वो सोशल मीडिया पे ही करते हैं, पढ़ाई से लेकर हर चीज़ हो गई, हमें सोशल मीडिया चाहिए। इसके बिना हम एक तरह से अपना लाइफ को अभी सोच भी नहीं सकते, ऐसे आप समझ सकते हो। और स्पेशली जो यूथ है, जो अभी के टाइम के जो जनरेशन के जो बच्चे हैं, उनका तो पूरा लाइफ ही बहुत ज़्यादा डिपेंड हो गया है सोशल मीडिया पे। तो सोशल मीडिया जो है वो किस तरह से यूथ की लाइफ में एक तरह से प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा है। तो एक स्टडी हुई थी जो कि 2018 की, ये जो रिपोर्ट मैं आपको बता रही हूँ, और भी अभी आप सर्च करोगे तो और भी ज़्यादा आपको मिलेंगी। तो ये जो स्टडी हुई थी या फिर जो रिसर्च हुआ था, तो इसमें देखा गया था कि 13 से लेकर 17 साल के जो बच्चे हैं, यानी कि जो जनरेशन है, जो बच्चे हैं, वो एक तरह से कितने टाइम तक वो ऑनलाइन रहते हैं और कौन कौन से प्लेटफॉर्म पे रहते हैं। तो यहाँ पर दिया गया 45 से लेकर 97% तक वो एक तरह से ऑनलाइन रहते हैं। और कौन कौन से प्लेटफॉर्म वो ज़्यादा यूज़ करते हैं, जैसे कि यूट्यूब, फेसबुक, इंस्टाग्राम और स्नैपचैट जैसे जो बिग प्लेटफॉर्म है उस पर वो ज़्यादा रहते हैं। और सच में अभी के टाइम में जो ये सब प्लेटफॉर्म है इतना ज़्यादा ग्रो कर रहे हैं क्योंकि हम इसका ज़्यादा यूज़ कर रहे हैं, पर इसका बहुत ज़्यादा असर जो है हमारी लाइफ पे पड़ रहा है, जो कि हमें समझ में नहीं आ रहा है। हम पूरी तरह से इन सब ऐप पे एक तरह से डिपेंड हो गए हैं, सोशल मीडिया पे डिपेंड हो गए हैं। अब देखिए, ये तो रहा इसके सम बेसिक पॉइंट की। अब इसके सबसे पहले हम बेनिफिट को देख लेते हैं कि सोशल मीडिया जो है वो किस तरह से हमारे लिए बेनिफिट भी है। तो सोशल मीडिया का बेनिफिट तो हम बहुत ज़्यादा लेते हैं और इसका कुछ एग्जांपल दिया गया है जिसे आप देख सकते हैं। तो अभी के जो टीनेजर होते हैं वो एक तरह से अपनी खुद की एक आइडेंटिटी जो है क्रिएट करते हैं, कम्युनिकेशन करते हैं अदर लोगों से, सोशल मीडिया नेटवर्क जो भी चीज़ें हैं वो एक तरह से यूज़ करते हैं, उसको एक तरह से अच्छे वे में एक तरह से यूज़ करते हैं और काफ़ी सारे उन्हें बेनिफिट भी मिलते हैं। एक तरह से हम इसमें अपने आइडिया को एक तरह से क्रिएट करते हैं और डिफरेंट टाइप के प्लेटफॉर्म पे हम अपने आइडिया को, अपने नॉलेज को शेयर भी करते हैं। हमें एक तरह से इसमें ज़्यादा स्पेस की ज़रूरत नहीं पड़ती है और हम बहुत सारे नॉलेज को गेन कर सकते हैं, कम टाइम में कर सकते हैं। जब भी हमें कोई चीज़ पूछना हो या फिर जानना हो तो हम सोशल मीडिया का यूज़ करते हैं चीज़ों को जानने के लिए, सीखने के लिए। बहुत सारी चीज़ें हैं जिसको मैं बता नहीं सकती कि हम लोग कितना ज़्यादा बेनिफिट भी लेते हैं सोशल मीडिया का। अभी के टाइम में पहले हमें बुक्स की ज़रूरत पड़ती थी, बट अभी हमें सारे बुक्स जो है वो ऑनलाइन मिल जाते हैं पढ़ने के लिए और इसके लिए हमें कोई प्रॉब्लम नहीं होती है। एक तरह से हम अच्छे से, यानी कि इसका बहुत ज़्यादा बेनिफिट है, इस तरह से आप इसको समझ सकते हैं। तो इसको मैं ज़्यादा आपको नहीं बता रही हूँ बिकॉज ये आपको पता है और इसको आप अच्छे से लिख भी सकते हैं। अब हम थोड़ा सा देख लेते हैं कि सोशल मीडिया का क्या नुकसान है हमारी लाइफ में, यानी कि जो टीनेजर हैं उनकी लाइफ पर क्या ज़्यादा इसका असर देखने को मिलता है। तो आपको पता है, इसको भी बताने की कोई ज़रूरत नहीं है कि सोशल मीडिया हमें किस तरह से परेशान भी करता है। तो इससे हमें बहुत तरह के नेगेटिव चीज़ें भी जानने को मिलती है, जिसके चलते हमें बहुत तरह के और नेगेटिव थॉट आते हैं या फिर हमारी नींद उड़ जाती है, हमारा जो एक तरह से डेवलपमेंट है वो भी एक तरह से रुक जाता है, यानी कि हमारे गोल पे हम फोकस नहीं कर पाते हैं, यानी कि हम बहुत ज़्यादा विचलित हो जाते हैं, अपने मन पे हम काबू नहीं रख पाते हैं। तो ये सब चीज़ें भी हमें एक तरह से देखने को मिलती है। हमें बहुत तरह के स्ट्रेस हो जाते हैं सोशल मीडिया से, हमारा जो कनेक्शन है रियल फ्रेंड्स से वो भी हमारा टूट जाता है और हम एक तरह से ऑनलाइन फ्रेंड बनाते हैं बहुत तरह के, और हमें पता भी नहीं होता उसमें से कितने अच्छे हैं कितने बुरे हैं। कुछ अच्छे मिलते हैं तो कुछ बुरे मिलते हैं।
इसके चलते हम अपने फैमिली से उतना टाइम स्पेंड नहीं करते हैं, या फिर हम एक तरह से अपनी लाइफ को पॉजिटिव वे में नहीं ले पाते हैं। यानी कि इसके बहुत सारे हमें नेगेटिव असर भी हमारी लाइफ में देखने को मिलते हैं। तो इसको भी मैं आपको ज़्यादा नहीं बता रही हूँ, बिकॉज़ ये भी ईजी है। इसको भी आप लिख सकते हैं कि सोशल मीडिया का हमारी लाइफ पे क्या ज़्यादा प्रभाव है और किस तरह से ये नुकसान भी दे रहा है, स्पेशली जो यंग जनरेशन है, यानी कि जो यूथ है उनकी लाइफ, और इससे कितनी ज़्यादा उन्हें एंजाइटी, डिप्रेशन भी हो जा रहा है। बिकॉज़ अभी के टाइम में आप देखते होंगे सोशल मीडिया पे, स्पेशली फेसबुक पे, इंस्टा पे दिखता तो कुछ और है और उसकी रियलिटी जो है वो कुछ और ही होती है। तो ये सारी चीज़ें जो है हमें देखने को मिलती है, और इससे हमें बहुत तरह के स्ट्रेस भी हो जाते हैं, खुद को कंपेयर करते हैं दूसरों से, और एक तरह से हम अपनी लाइफ में खुश नहीं रह पाते हैं। तो ये ऐसे बहुत सारे प्रॉब्लम जो है हमें सोशल मीडिया पे देखने को मिलते हैं। यानी कि इसके बहुत सारे अच्छे असर भी हैं, प्लस इसके बहुत सारे नेगेटिव असर भी हमारी लाइफ पे, यानी कि जो टीनेजर है उन पे देखने को मिलते हैं। अब यहाँ पर सम इसके नेगेटिव इफेक्ट दिए गए हैं सोशल मीडिया के, उससे आप देख सकते हैं। वैसे तो मैंने आपको ऊपर समझा दिया, बट इन पॉइंट के थ्रू भी आप समझ सकते हैं। जैसे कि फेस टू फेस जो इंटरेक्शन होता है वो भी कम हो जा रहा है। एक तरह से हम अपने अटेंशन को भूल जा रहे हैं, हम अपना फोकस जो है अपने गोल से हम भूल जा रहे हैं। इसमें बहुत तरह के रिस्क भी है, एक तरह से डिप्रेशन हमें ला देता है। और प्लस जो 5 नंबर पॉइंट दिया गया है, एक तरह से हम न्यू रिलेशनशिप बनाने में अपने पुराने, यानी कि हम एक रिलेशनशिप को बचा नहीं पा रहे हैं, और प्लस हम इतने सारे रिलेशनशिप जोड़ रहे हैं अलग अलग लोगों से, और ये सारी चीज़ें जो है हमारी लाइफ में प्रॉब्लम को क्रिएट कर रही है। तो इन सारे पॉइंट को आप यूज़ कर सकते हैं जब भी आप इस तरह के क्वेश्चन आए लिखने को। तो नाउ अब हमारा अगला जो क्वेश्चन दिया गया है वो है 6 नंबर। तो इसमें आपको करना है कि एक्सप्लेन द कॉन्सेप्ट ऑफ इक्विटी एंड इक्वालिटी क्या होती है। इसके कॉन्सेप्ट को आपको लिखना है एक्सप्लेन करके। तो सबसे पहले हम इसकी मीनिंग को समझ लेते हैं कि ये जो समानता और सम्मानता जो होती है इसकी क्या मीनिंग है, या फिर इसके क्या डेफिनेशन है। अब देखिए, इसकी जो मीनिंग होती है उसको हम लोग अगर सिंपली समझते हैं, ये जो होती है इक्विटी जो होती है, ये जो होती है यानी कि किसी व्यक्ति के संग समान एक तरह से संसाधन को शेयर करना, सबके साथ समान संसाधन को, यानी कि सब इंसान के साथ समान जो अधिकार है उसे देना, यानी कि ना किसी को कम और ना किसी को ज़्यादा, यानी कि जो अपॉर्चुनिटी है वो इंसान को एक बराबर इक्वल देना। और ये जो इक्वलिटी होती है, यानी कि हर इंसान जो है उसकी क्या परिस्थिति है, उसका क्या कास्ट है, इस चीज़ को, ये चीज़ें जो है मैटर नहीं करती है, उसको इक्वली देखना, यानी कि एक ही नज़रिए से देखना। अगर छोटे जात का कोई पर्सन है, यानी कि कोई छोटे जात का कोई इंसान है, अगर उसके अंदर टैलेंट है तो उसको भी आप उतना ही अधिकार दो या फिर उतना ही रिस्पेक्ट दो जितना कि आप किसी ऊंचे जात के लोगों को देते हो। तो ये चीज़ें होती है, यानी कि इसका मतलब जो होता है वो एक तरह से समान जो है, यानी कि इक्वल एक तरह से संसाधन देना, और इसका मतलब होता है इक्वल व्यवहार करना या फिर इक्वल जो है अपॉर्चुनिटी देना। ये मैंने सिंपली आपको बताया। अब इसके कॉन्सेप्ट को थोड़ा और अच्छे से एग्जाम्पल के थ्रू हम और अच्छे से समझ लेते हैं। हमारे समाज में बहुत तरह के लोग पाए जाते हैं, तो उनको भी वही अधिकार देना चाहिए जो बाकी लोगों को मिले। यानी कि इसको अगर हम लोग सिंपली एक पॉइंट के थ्रू अगर समझते हैं तो देखिए, समाज में जो लोगों का जो एक तरह से नज़रिया है, जैसे कि मान लीजिए कि कोई लड़का है या लड़की है, तो उनको भी वो समान अधिकार मिलना चाहिए जो कि लड़कों को है, यानी कि ना किसी को ज़्यादा और ना किसी को कम। और संसाधन यानी कि सोर्स के क्षेत्र में भी उनको इक्वल जो है वो अधिकार मिलना चाहिए, जिससे वो जो है लाइफ में आगे बढ़ सके और उस संसाधन का प्रॉपर तरीके से यूज़ कर सके। यानी कि उनके ऊपर कोई प्रेशर नहीं होना चाहिए कि वो लड़का है या लड़की है तो उसके अकॉर्डिंग उनको वो चीज़ मिलना चाहिए या नहीं मिलना चाहिए। ऐसे भी कुछ फैसिलिटी जो है वो हमें लॉन्च करनी चाहिए। अब यहाँ पर एक और एग्जाम्पल दिया गया है जिससे आप देख सकते हैं कि जैसे कि एलपीजी जो गैस जो था वो सरकार के द्वारा लॉन्च हुआ था, तो उससे बहुत सारे लोगों को एक तरह से सुविधा हुई। अब सुविधा कैसे हुई कि जो लोग गरीब है तो एक तरह से खाना बनाने के लिए उनके पास एक तरह से अधिक सोर्स नहीं थे, जिसके चलते उन्हें बहुत ज़्यादा टाइम लगता था, तो इसके चलते उन्होंने इसलिए वो गैस का यूज़ करने लगे। तो इसमें भी कुछ ऐसे सिस्टम होने चाहिए या सोर्सेस होने चाहिए जिससे कि ये जो है और इजी हो जाए, और एक तरह से इससे जो वुमेन है यानी कि जो औरतें हैं उनको बहुत ज़्यादा हेल्प हुआ है। और यही जो सेम चीज़ है वो हमारे कानून, हमारे जो कास्ट है, रिलीजियस है, उन सभी पे भी लागू होनी चाहिए। यानी कि हमारे जो न्याय है, हमारा जो कानून है, उस पर भी इक्वली जो है एक तरह से अधिकार होना चाहिए हर इंसान का, चाहे वो छोटे कास्ट का हो या फिर बड़े कास्ट का हो। इस तरह के हमें तो यही इक्वालिटी होती है, यानी कि समानता, इसको आप ऐसे करके समझ सकते हैं।
अब हम अगले क्वेश्चन पे आते हैं जो कि हमारा है 7 नंबर। इसमें आपको करना है कि व्हाट इज जेंडर स्टीरियोटाइपिंग, यानी कि लिंग रूढ़िवादी क्या होती है उसको आपको बताना है। तो फर्स्ट हम इसके डेफिनेशन को देख लेते हैं कि इसका मतलब होता क्या है। तो देखिए ये जो जेंडर स्टीरियोटाइपिंग होता है यानी कि एक लिंग के रूप में किसी इंसान को जज करना। अब देखिए इसको अगर मैं आपको एक एग्जांपल से समझाऊं तो एक हमारे अंदर बिलीव बैठ जाता है, एक विश्वास बैठ जाता है कि अगर एक इंसान गलत है तो हम उसके पूरे समूहों को गलत कहते हैं। अब मान लीजिए कि कोई एक लड़का जो किसी लड़की को धोखा देता है और एक तरह से उसे छोड़ देता है उसके साथ कुछ गलत करके, तो हम एक बिलीव बैठा लेते हैं अपने मन में कि उसके जैसे जितने लड़के हैं वो सारे ही गलत है। तो ये एक गलत चीज़ है कि एक इंसान अगर गलत है तो उसके पूरे समूह, उसके पूरे जात को अगर हम लोग गलत कहें तो ये गलत बात है। और ये गलत और ये अच्छी चीज़ें लड़का या लड़की दोनों में होती है। तो हम ये नहीं बता सकते हैं या फिर हम ये नहीं कह सकते कि हम एक इंसान को पसंद करते हैं तो इसका मतलब कि वो उसका जो पूरा समूह है उसमें हर कोई अच्छा है, ऐसा नहीं होता है। बट ये जो एक पर्सपेक्टिव लोगों का हो जाता है कि हम अपने पॉइंट ऑफ व्यू से लोगों को जज करते हैं, तो इसमें यही चीज़ें होती है। यानी कि किसी को हम जज करते हैं लिंग के आधार पर, एक अलग ही हमारे मन में एक रूढ़िवादी बैठ जाती है कि ये चीज़ गलत है तो ये पूरी चीज़ें ही गलत है। इस तरह की जो धारणा इंसान के मन में बैठ जाती है उससे ही हम लोग इसको जस्ट डेफिनेशन में बोल सकते हैं। अब इस चीज़ को हम थोड़ा सा और अच्छे से समझ लेते हैं कि ये जो कॉन्सेप्ट है वो है क्या। देखिए ये जो समस्या है या फिर ये जो कॉन्सेप्ट है वो हम अगर देखते हैं तो यानी कि हमारा एक नज़रिया जो होता है, हमारा जो एटीट्यूड होता है वो एक धारणा के रूप में हमारे मन में बैठ जाती है। अब मान लीजिए कि अगर हम लोग बोले कि हमारे समाज में जो लड़कियां होती है या जो औरतें होती है उनका जो काम होता है वो एक तरह से ओनली घर को संभालना या फिर बच्चे पैदा करना और उसको पालना, तो इस तरह की जो धारणा होती है वो हमारे मन में बैठ जाती है जो कि एक लिंग रूढ़िवादी की समस्या बन जाती है। तो कुछ लोग कहते हैं कि लड़के जो होते हैं वो बहुत ज़्यादा स्ट्रांग होते हैं, उन्हें कोई दर्द नहीं होता है, कभी रोते नहीं है, यानी कि वो स्ट्रांग होते हैं। तो इस तरह की भी धारणा जो है वो इंसान के मन में बैठ जाती है। तो ये भी एक बहुत बड़ी समस्या है हमारे समाज में, यानी कि हमारे सोसाइटी में। और ये जो धारणा है वो समटाइम एक तरह से पॉजिटिव होती है तो समटाइम ये नेगेटिव भी बन जाती है। तो इसको अगर हम लोग सिंपली में बोले तो ये एक धारणा होती है, एक लिंग रूढ़िवादी की समस्या होती है जो हमारे सोसाइटी में लोगों के मन में बैठ जाती है और उसके अकॉर्डिंग वो लोगों को जज करते हैं, जो कि एक सही नहीं है। समटाइम ये सही होती है तो समटाइम ये गलत होती है, बिकॉज ये एक धारणा है और इसको बदला भी जा सकता है। इस तरह से आप इसको समझ सकते हैं। नाउ हमारा अगला जो क्वेश्चन दिया गया है वो है 8 नंबर। तो इसमें आपको करना है कि एक्सप्लेन जेंडर सोशलाइजेशन एंड चेंजिंग जेंडर रोल टू ब्रिंग अबाउट सोशल चेंज, यानी कि हमारे समाज में जो जेंडर को लेकर जो रोल है उसमें क्या चेंजेस हो रही है या फिर क्या क्या इसकी भूमिकाएं है और किस तरह से समाज में फैला हुआ है उसको आपको एक्सप्लेन करना है। तो सबसे पहले हम इसका इंट्रोडक्शन देख लेते हैं, यानी कि ये बहुत ही कॉमन है और हमारे समाज में हमें बहुत ज़्यादा देखने को मिलता है। जैसे कि देखिए हमारी जो सोसाइटी है वो हमसे एक्सपेक्ट करती है डिफरेंट टाइप के एटीट्यूड्स, यानी कि अलग टाइप के बिहेवियर। अब मान लीजिए बॉय और गर्ल के लिए हमारे समाज में अलग टाइप के बिहेवियर होते हैं। अब जब कोई एक लड़का होता है तो उसको अलग कल्चर सिखाया जाता है और एक लड़की होती है तो उसको अलग कल्चर सिखाया जाता है। लड़कियों को स्पेशली बोला जाता है कि आप ऐसे बैठो, ऐसे करो, मैंने हर चीज़ का रूल उन्हें बताया जाता है और लड़कों को भी समझाया जाता है। जैसे कि मैंने अभी आपको ऊपर बताया कि लड़कों को हमेशा कहा जाता है कि लड़के नहीं रोते हैं, वो बहुत ज़्यादा स्ट्रांग होते हैं और वो एक तरह से बड़ी बड़ी जिम्मेदारियों को उठा सकते हैं। इस तरह की बातें जो है वो लड़कों को समझाई जाती है, यानी कि इस तरह के एटीट्यूड को लड़कों में डेवलप किया जाता है और लड़कियों में अलग टाइप के जो धारणाएं हैं उन्हें दी जाती है। तो ये हमारे समाज के लिए जो एक बहुत बड़ी समस्या है, यानी कि एक धारणा है, इसे हम लोग रूढ़िवादी भी बोल सकते हैं और ये एक बिग प्रॉब्लम भी है हमारे समाज में, जिसके चलते बचपन में ही बच्चों को बता दिया जाता है और उसके अकॉर्डिंग उनका माइंडसेट जो है वो बन जाता है। अब देखिए मान लीजिए कि लड़का को बताया जाता है कि आप इस टाइप के ड्रेस पहनो और लड़की को बताया जाता है कि आप इस टाइप के ड्रेस पहनो क्योंकि आप लड़की हो या फिर आप लड़के हो। तो ये एक धारणा जो है वो बच्चों को सिखाई जाती है हमारे सोसाइटी में लोगों के द्वारा, फैमिली के द्वारा, स्कूल के द्वारा। हर लोग हमें इस तरह की धारणा को हमारे मन में बैठा देते हैं और ये एक रोल बन जाता है हमारे समाज में किस तरह से रवैया हमें करना चाहिए। अब इसी पॉइंट को मैं आपको एक एग्जाम्पल के थ्रू यहाँ पर समझा रही हूँ। तो देखिए ये जो एग्जाम्पल है वो, तो इस एग्जाम्पल में बताया गया है कि एक
3 क्लास की लड़कियों का एक समूह है जो कि एक लाइब्रेरी में जाती है और वहाँ पर हर लड़कियाँ जो है वो अलग अलग टाइप के बुक को चूज़ करती है, जिसमें से मोस्टली जो लड़कियाँ हैं वो प्रिंसेस की जो बुक होती है ना, राजकुमारियों की कहानियाँ, उस टाइप की कहानियों को वो चुनती है। पर उसी में से मायरा नाम की एक लड़की है जो कि उसके बगल में एक लड़की खड़ी होती है जो कि देखती है कि मायरा जो है वो अलग टाइप की बुक को चुनती है, लाइक डायनासोर टाइप की जो कहानियाँ होती है उसको वो चुनती है। तो लड़कियाँ जो है उसको कहती है कि ये जो है इस तरह की किताबें जो है वो लड़कियां नहीं पढ़ती है, केवल लड़के जो है इस टाइप के एडवेंचर टाइप की जो बुक्स है पढ़ती है। और लड़कियों को क्या पसंद होता है, सिर्फ राजकुमारी की कहानियाँ, परियों की कहानियाँ, इस तरह की बातें वो उस लड़की को यानी कि मायरा नाम की जो लड़की है उसको बोलते हैं। तो उसके माइंड में बैठ जाता है, उसको लगता है हाँ ये ऐसी किताबें जो है वो ओनली लड़के पढ़ते हैं, लड़कियाँ नहीं पढ़ती है। तो ये एक धारणा है जो हमारे मन में बैठ जाती है और हम उसी के अकॉर्डिंग अपना बिहेवियर, अपना काम करते हैं। तो ये सब जो है रूढ़िवादी है और ये जो है समटाइम अच्छी होती है तो समटाइम बुरी होती है। तो ये बस एक धारणा है जो हमें एक तरह से कमज़ोर कर देती है। और ये सभी चीज़ें जो है वो हमें समाज में किन लोगों से ज़्यादा सीखने को मिलती है। तो हम जब छोटे होते हैं तो हम ज़्यादा अपने पेरेंट्स के कांटेक्ट में रहते हैं, अपने परिवार के, स्कूल में और भी जो हमारे आसपास के जो लोग होते हैं तो उन्हीं से हमें इस सारी चीज़ों को सीखने को मिलता है। यानी कि बचपन में तो किसी बच्चे को कुछ भी पता नहीं होता है, आप उसको जो सिखाओगे वही चीज़ें वो पकड़ेगा और उसके अकॉर्डिंग वो बड़ा होकर बिहेवियर करेगा। तो ये सभी जो सोर्सेस है हमें अपने आसपास के माहौल से ही हमें सीखने को मिलते हैं। तो ये एक रूढ़िवादी समस्या है जो कि हमारे लिए सही नहीं होती है, समटाइम सही होती है तो समटाइम बैड होती है। अब हम अगले क्वेश्चन में आते हैं जो कि हमारा 9 नंबर है। तो इसमें आपको करना है कि डिस्कस द इमोशनल एंड सोशल डेवलपमेंट ऑफ यूथ ड्यूरिंग अर्ली अडल्टहुड। यानी कि स्टार्टिंग में जो अडल्ट होते हैं, यानी कि जो आपके यंग पर्सन होते हैं, उनका इमोशनल और सामाजिक डेवलपमेंट कैसे होता है या क्या होता है उसके बारे में आपको बताना है। तो आंसर के थ्रू अब हम चीज़ों को समझते हैं थोड़ा और अच्छे से। तो देखिए यहाँ पर इंट्रोडक्शन में आप लिख सकते हैं कि इनका जो एक स्टार्टिंग में जो आप बोल सकते हो कि जब इनका स्टार्टिंग का जो एज होता है वो सोशल या फिर इमोशनल इनका जो डेवलपमेंट होता है तो इसमें कोई इनका शाइन पोस्ट नहीं होता है। और एक तरह से इनका जो स्टार्टिंग है वो शुरुआत तो हो जाता है, बट एक तरह से अगर देखा जाए तो टेक्निकली जो डेवलपमेंट जो कंट्रीज़ है उनका जो कहना है कि जो 70 का एज होता है वो एक तरह से जीने का लास्ट स्टेज आप बोल सकते हैं अभी के लिए। और उसके बाद अगर हम लोग देखते हैं तो साइकोलॉजिस्ट जो हैं वो एक तरह से इस चीज़ को कंसीडर किए हैं कि ये जो 20 से लेकर जो 40 का जो एज होता है वो एक तरह से हमारा इस डेवलपमेंट यानी कि चीज़ों को सीखने का होता है। यानी कि हमारे इमोशनल और जो हमारे समाज को लेकर जो चीज़ें हैं उसमें भी हमारा बहुत ज़्यादा डेवलपमेंट होता है। और इसका जो मिडिल का जो एज दिया गया है जैसे कि यहाँ पर 40 से लेकर 65 तक का जो टाइमिंग दी गई है। और ईयरली के जो अडल्ट होते हैं उनको बहुत तरह के एक तरह से टेंशन भी होते हैं, यानी कि वो बहुत ज़्यादा टेंशन में रहते हैं। स्पेशली इनका एक तरह से अलग टाइप के, अभी मैंने आपको बताया कि इनका अलग टाइप का रिलेशन बनता है, एक लॉन्ग रिलेशन बनता है, यानी कि शादी से लेकर प्रॉब्लम्स आती है इनकी लाइफ में। एक तरह से उनके ऊपर अपने कैरियर का डिसीजन का एक टेंशन होता है कि वो क्या डिसीजन ले ऐसे। तो इस तरह से उनका सामाजिक भी विकास होता है, यानी कि वो डेवलप करते हैं और प्लस उनका इमोशनल डेवलपमेंट भी होता है। अब इस चीज़ को हम लोग अलग अलग पॉइंट के थ्रू समझ लेते हैं। जैसे कि पहला पॉइंट में है कि द सोशल डेवलपमेंट इन ईयरली अडल्टहुड, यानी कि जो स्टार्टिंग में जो आपके यंग पर्सन होते हैं या लोग जो होते हैं तो उनका एक तरह से इसमें एक तरह से वो खुद ही किसी चीज़ को अचीव करते हैं। यानी कि जैसे कि 20 के बाद अगर वो कुछ मुकाम पे पहुंच जाते हैं तो वो कुछ अपनी लाइफ में अचीवमेंट भी करते हैं। एक तरह से उन्हें अपनी आज़ादी, एक तरह से वो आज़ाद हो जाते हैं प्रॉब्लम अपने डिसीजन को लेने के लिए, ये क्या सही है, इन सारी चीज़ों को एक तरह से उनको पता चल जाता है। यानी कि उनका सोशल डेवलपमेंट होता है, लोगों से किस तरह से बातचीत हो गई और भी बहुत सारी चीज़ें जो है उनके अंदर डेवलप होती है और एक तरह से वो एक तरह से समाज से पूरी तरह से जुड़ जाते हैं। अब अगला पॉइंट जो दिया गया है कि उनका इमोशनल डेवलपमेंट कैसे होता है। तो उनका इमोशनल डेवलपमेंट ये होता है कि वो जो है अपने पेरेंट्स से जो रिलेशनशिप बनाते हैं तो वो वहीं तक नहीं रहता है, एक तरह से लाइफ में और आगे बढ़ते हैं। यानी कि वो पेरेंट्स तक ही सीमित नहीं रहते हैं, यानी कि उन्हें खुद ही पता चल जाता है कि लाइफ में क्या करनी है और एक तरह से क्या होना चाहिए। इस तरह के डिसीजन वो खुद लेते हैं और भी बहुत सारी चीज़ें जो है उनके संग होती है। उनका जो इमोशनल जो
और उनका जो इमोशनल जो फीलिंग्स है वो एक तरह से क्या महसूस करते हैं, उनका क्या पॉइंट ऑफ व्यू है चीज़ों को लेकर, वो खुद ही चीज़ों को समझते हैं। यानी कि वो पूरी तरह से, सिंपल में अगर मैं आपको बताऊं तो पूरी तरह से मैच्योर हो जाते हैं और एक तरह से उन्हें पता होता है कि लाइफ जो है वो बस इस तरह से बेकार करने के लिए नहीं है, कुछ करने के लिए, यानी कि वो अपने फ्यूचर की ओर देखते हैं। इसको मैंने सिंपली समझा दिया। अब हम अगले क्वेश्चन में आते हैं, चूंकि हमारा 10 नंबर क्वेश्चन दिया गया है तो इसमें आपको करना है कि डिस्क्राइब द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन दैट इन्फ्लुएंस द आइडेंटिटी डेवलपमेंट ऑफ यूथ। यानी कि युवाओं के पहचान विकास को प्रभावित करने के लिए जो शैक्षिक संस्थाएं हैं, यानी कि जो एजुकेशनल जो इंस्टीट्यूशन है, तो उसकी क्या विशेषता है या फिर उसका क्या रोल है इनके डेवलपमेंट में, उसी को आपको लिखना है। तो इसको भी हम लोग समझ लेते हैं। तो देखिए, हमारी लाइफ में जब हम इस स्टेज में होते हैं, ये जो एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन है इनका बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट रोल होता है। तो वो किस तरह से होता है उसको हम लोग देख लेते हैं। तो ये जो होता है, एक्चुअली हम स्कूल में कोई परफॉर्मेंस करते हैं या फिर कॉलेज में करते हैं या फिर हम लोगों से इंस्पायर्ड होकर करते हैं और एक तरह से हमारे अंदर बहुत तरह के डेवलपमेंट होते हैं। हम अपने टीचर से किस तरह से बातचीत करना है, हम अपने डर को एक तरह से कम करते हैं और प्लस हम अपने साथियों के साथ बातचीत करते हैं, किस तरीके से करते हैं, ये सारी चीज़ें जो है हमें करने में और सीखने में हमें हेल्प करती है। और हम एक तरह से अपना बिहेवियर जो है यहाँ पर बहुत हद तक चेंज हो जाते हैं। सम टाइम ये हमारे लिए अच्छा होता है तो सम टाइम हमारे लिए बुरा होता है। अच्छा इसलिए होता है कि हम एक अच्छे ग्रुप में हैं तो हम अच्छी चीज़ों को सीखते हैं, पर जब हम किसी बैड ग्रुप में चल जाते हैं, लाइक उनका बिहेवियर, उनके रहने का जो तरीका है, वो सारी चीज़ें जो है बहुत ही बुरी है, तो हमारा लाइफ भी कुछ ना कुछ उसी के तरीके से बन जाता है। तो ये जो एजुकेशनल जो इंस्टीट्यूशन है तो इनका भी बहुत अधिक रोल होता है हमारी लाइफ में। अब हम आगे देखते हैं और कुछ पॉइंट के थ्रू इस चीज़ को और अच्छे से समझते हैं। तो जैसे यहाँ पर दिया गया है कैपेबिलिटी, यानी कि हमारी क्या क्षमता है उसको भी हमें देखने का मौका मिलता है जब हम इस तरह के एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन में पढ़ाई करते हैं या फिर कोई भी स्किल को जब हम सीखने जाते हैं। एक तरह से हम जो भी करते हैं उसका फीडबैक दिया जाता है और उसके अकॉर्डिंग हमारी क्षमताओं को देखा जाता है, उसको सराहा जाता है। हमारे नॉलेज को, हमारे जो एक तरह से स्किल है, हमारी जो क्षमता है उसको देखा जाता है। अब देखिए, कोई भी इंस्टीट्यूशन में जब हम स्टडी करते हैं या फिर कोई भी चीज़ हम सीखने जाते हैं, कोई भी स्किल को हम सीखने जाते हैं, तो हमारे अलग अलग टेस्ट होते हैं, एग्ज़ाम होते हैं और देखा जाता है कि हम कितने सक्षम हैं, हम कितने अच्छे से चीज़ों को कर रहे हैं और उसके बाद हमें उसके अकॉर्डिंग और चीज़ों को अच्छे से सिखाया जाता है। यानी कि पहले जो स्टडी इंस्टीट्यूशन होते हैं हमारा टेस्ट लेते हैं, देखते हैं कि हम कितने काबिल हैं और उसके बाद हमें वो सिखाते हैं और चीज़ों को आगे बढ़ाते हैं। तो ये सारी चीज़ें भी हमें एक तरह से डेवलप होने में हमारी हेल्प करती है हमारी लाइफ में। तो ये जो एजुकेशनल जो इंस्टीट्यूशन होते हैं इनका भी बहुत इंपॉर्टेंट रोल है हमारे डेवलपमेंट में। अब अगला जो पॉइंट दिया गया है इसी में दिया गया है, जो कि हमारा वर्क एथिक्स एंड स्ट्रैटेजी, यानी कि काम करने के दौरान हमें कुछ ऐसे स्ट्रैटेजी, कुछ ऐसी रणनीतियों को दिया जाता है या फिर समझाया जाता है जिससे हम अपने काम को अच्छे से कर पाते हैं। अपने जो टास्क हमें मिला होता है उसको हम करने के लिए अलग अलग तरह के अपने हैबिट को, अपने रूटीन को हम चेंज करते हैं और एक तरह से हम उस चीज़ को अपने अकॉर्डिंग करने की कोशिश करते हैं और एक तरह से हम उस चीज़ को अच्छे से कर पाते हैं। यानी कि हमें एक रिस्पॉन्सिबिलिटी मिल जाती है और कुछ स्ट्रैटेजी भी बता दी जाती है और साथ में हम अपने आइडिया भी लगाते हैं और नई नई चीज़ों को सीखते हैं और नए नए स्ट्रैटेजी हम खुद भी डेवलप करते हैं और उस चीज़ को किस तरह से और बेहतर किया जा सके, इन सारी चीज़ों को हम सीखते हैं। अब हम अगले क्वेश्चन में आते हैं, जो कि हमारा 11 नंबर है। तो इसमें आपको करना है कि व्हाट इज़ यूथ कल्चर, यानी कि युवाओं की संस्कृति क्या है। तो देखिए, अभी के टाइम में जो युवाओं की संस्कृति है बहुत हद तक चेंज है। इन सभी चीज़ों को जानने से पहले हम ये समझते हैं कि कल्चर का मतलब क्या होता है, यानी कि मीनिंग क्या होती है कल्चर की। तो देखिए, कल्चर जो होता है वो एक तरह से अपनेपन का एहसास हमें दिलाता है, यानी कि हम अपने कल्चर को एक तरह से शेयर करते हैं। शेयर मीन्स यहाँ पर अगर हम लोग सिंपली में बोले तो कल्चर का मतलब क्या होता है कि पहनावा। अब मान लीजिए भारत की
संस्कृति क्या है, भारत का कल्चर क्या है। जैसे कि यहाँ की जो औरतें होती हैं उनका मेन जो ड्रेसिंग होता है वो साड़ी सूट इस तरह के ड्रेसिंग होते हैं। फॉरेन की बात करें तो वहाँ का ड्रेसिंग जो सेंस होता है वो बिल्कुल अलग होता है। वहाँ के जो लोग हैं इस टाइप के कपड़े पहनते हैं। तो देखिए इसमें स्पेशली जो है हम एक तरह से अपने जैसे कि इंडिया के गाने अलग होते हैं, फॉरेन जो कंट्रीज़ है या फिर बाकी जो कंट्रीज़ है उनका जो सॉन्ग्स होते हैं, मूवीज़ होते हैं वो थोड़े बहुत अलग होते हैं। तो हमारी संस्कृति जो है वो हमें देखकर ही पता चल जाती है, एक अलग ही अपनापन होता है। और स्पेशली इसको हम लोग अपने ड्रेसिंग से, अपने बात करने के तरीके से हम जान सकते हैं। तो स्पेशली जो कल्चर होता है हमारे पहनावे यानी कि हमारे रहने के तरीके, हमारे बात करने के तरीके जो होते हैं वो हमारी संस्कृति को दिखाते हैं। अब यहाँ पर कुछ एग्जाम्पल के थ्रू हम इस चीज़ को और अच्छे से समझ लेते हैं जो हमारे कल्चर को शो करते हैं। जैसे कि हमारे कॉस्ट्यूम क्या होते हैं, यानी कि हम किस तरह के ड्रेसिंग पहनते हैं, एक तरह से हमारा क्या नियम है, क्या तरीके हैं, और एक तरह से हमारा स्टाइल क्या है, हमारा सोशल स्टैंडर्ड क्या है, इस तरह की जो चीज़ें हैं। एक तरह से हमारा ट्रेडिशन यानी कि हमारे कल्चर को प्रेजेंट किया जाता है। यानी कि अब देखिए भारत के त्यौहार अलग होते हैं, यहाँ के रहने के, खाने के, पीने के, हर चीज़ का जो तरीका है वो बहुत हद तक अलग होता है। तो ये सब चीज़ें, अब जैसे मुस्लिम लोग हैं या फिर हिंदू हैं तो सबका जो कल्चर है वो बहुत हद तक अलग है। जैसे कि हमारे खेलने, म्यूज़िक सुनने का जो है वो सारी चीज़ें जो है वो अलग एक तरह से होती है। तो कल्चर वही होता है कि जैसे कि हमारे रहने का तरीका क्या है, हमारे बोलने का, ये सब जो चीज़ें आती है हमारे कल्चर में आती है। तो ये सब चीज़ें जो है वो किस तरह से यंग जो लोग होते हैं उनको भी सिखाती है और एक तरह से प्रभावित करती है। अब मान लीजिए कोई एक बच्चा जो है जिसका जन्म होता है हिंदू परिवार में, यहाँ पर लोग पूजा पाठ करते हैं, उनकी पूरी फैमिली पूजा पाठ करती है, तो वो एक तरह से उनका कल्चर है जो कि दिखा रहा है, तो बच्चा भी वही सीख रहा है। पर एक ऐसी फैमिली है जहाँ पर पूजा पाठ कुछ होता ही नहीं है, उनके फैमिली में कोई करता ही नहीं है, तो वो एक अलग कल्चर हो गया। तो उनके रहने का या फिर उनके जीने का जो तरीका हो जाता है वो बहुत हद तक अलग हो जाता है। अब इसी चीज़ को हम लोग देखते हैं तो यूथ कल्चर में इसका किस तरह से प्रभाव है या फिर उनका कल्चर, यानी कि जो यूथ है तो उनकी अभी संस्कृति क्या है, यानी कि हम इंडियन हो या फिर हम अलग कोई भी कंट्रीज़ के हो, तो 21st सेंचुरी में जो यंग जो बच्चे हैं, टीनेजर है, तो उनका जो लाइफ क्या है या फिर उनकी संस्कृति क्या है। तो अभी आप देख सकते हो जो सॉन्ग्स वगैरह है वो भी बहुत ज़्यादा चेंज है। जैसे कि अभी के टाइम में जो सॉन्ग्स होते हैं रैप सॉन्ग होते हैं। अभी के टाइम में लोग जो है फेस टू फेस ग्रुप से ज़्यादा एक तरह से ऑनलाइन ग्रुप बनाते हैं, उनसे बातचीत करते हैं, और एक तरह से उनका आधा जो टाइम है वो सोशल मीडिया पे और ही बीतता है। चाहे वो बच्चे हो, टीनेजर हो या फिर कोई भी हो, उनका अधिकतर जो टाइम है एक तरह से सोशल मीडिया पे ही ज़्यादा बीतता है। वो अपनी स्टडी हो गया, अभी के टाइम में सोशल मीडिया के बिना कोई भी यूथ का जो लाइफ है वो एक तरह से पॉसिबल नहीं है। और हम अपने अधिक काम को सोशल मीडिया से ही करते हैं, लाइक एंटरटेन होना, शॉप करना, स्टडी करना, और भी जो चीज़ें हैं अपने साथी यानी अपने क्लासमेट से बातचीत हो या फिर कोई भी काम हो, हम अधिकतर सोशल मीडिया का यूज़ ही करते हैं। तो ये जो हमारी संस्कृति बन गई यानी कि हमारे रहने का, जीने का तरीका बन गया। अब हम अगले क्वेश्चन में आते हैं जो कि आई थिंक लास्ट है इस बुक का, जो कि है 12 नंबर, और इसमें आपको करना है कि व्हाट इज़ वर्क एंड पर्सनल लाइफ बैलेंस। तो इसके नाम से आपको पता चल रहा है कि हमारा जो लाइफ है, हमारा जो काम है और हमारा जो पर्सनल लाइफ है उसको किस तरह से बैलेंस किया जाए। तो सबसे पहले हम आंसर पे आते हैं, तो सबसे पहले हम मीनिंग को समझते हैं। तो वर्क और पर्सनल लाइफ बैलेंस करना अभी के टाइम में बहुत ज़्यादा मुश्किल हो गया। ये एक तरह से हमारे टाइम मैनेजमेंट पे भी बहुत ज़्यादा असर करता है, बिकॉज जब हम सही से टाइम को मैनेज नहीं कर पाते हैं तो हम अपने काम और अपने पर्सनल लाइफ को सही से मैनेज नहीं कर पाते। यानी कि बहुत सारे प्रॉब्लम हमें फेस करने पड़ते हैं जब हम अपने काम और अपने पर्सनल लाइफ को लेकर चलते हैं। तो बट ये बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है कि हम अपने काम और अपनी जो पर्सनल लाइफ है उसको हम सही से मैनेज करें। तो सिंपली यही होता है कि जब हम अपने काम और अपने पर्सनल लाइफ को एक तरह से बैलेंस करके चलते हैं या फिर उसमें सही से नहीं चल पाते हैं तो वही सारी चीज़ें होती है। अब मान लीजिए कि आपके पास अगर खाली समय है तो आप उस टाइम को अपने रिलेशन में यूज़ कर सकते हैं, अपनी जो फैमिली है उनके साथ यूज़ कर सकते हैं, अपने हॉबीज़ या फिर आपके जो भी पैशन है वहाँ पर आप यूज़ कर सकते हैं। बट समटाइम जो है ये प्रॉब्लम भी क्रिएट कर देता है जब हम दोनों चीज़ों को सही से नहीं लेकर चल पाते हैं। और ये जो प्रॉब्लम है वो अभी के टाइम में सभी की लाइफ में होती है, स्पेशली जो औरत होती हैं जो कि बाहर भी काम करती हैं प्लस वो घर को भी संभालती हैं, तो उन्हें इस तरह के बहुत प्रॉब्लम फेस करने पड़ते हैं। चाहे आदमी हो या औरत, दोनों को ये प्रॉब्लम फेस करनी पड़ती है, बिकॉज हम बाहर भी काम करते हैं और प्लस हम घर में भी काम करते हैं। और
अब हम आगे देखते हैं। तो इसी में ये पॉइंट दिया गया है जिससे आप लिख सकते हैं, जो कि है वर्क पर्सनल लाइफ बैलेंस, यानी कि हमारे काम में जो हमारे पर्सनल लाइफ होता है उसका बैलेंस। तो अभी मैंने आपको बताया कि सम टाइम ये जो चीज़ें होती है वो हमारे लिए प्रॉब्लम क्रिएट कर देती है। जब हम सही से अपनी पर्सनल लाइफ को और अपने काम को हम मैनेज नहीं करते हैं तो हम इस तरह के प्रॉब्लम को फेस करते हैं। हर एक इंसान के जीवन में एक यूनिक पार्ट आप बोल सकते हो, जो कि इसकी प्रकृति जो है, यानी कि इसका जो नेचर है वो एक तरह से उतार चढ़ाव टाइप का है। और एक तरह से ये चीज़ें आपको ध्यान में रखनी है कि आप अपना जो खाली समय है वो कहाँ पर आप यूज़ कर रहे हैं। ये चीज़ें भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है, जो कि हम ध्यान नहीं देते हैं, क्योंकि टाइम तो सबके पास 24 आवर ही है। जबकि कुछ लोग इसको सही से मैनेज करते हैं और कुछ लोग इसको सही से नहीं मैनेज करते हैं। तो ये बैलेंस करना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो इस तरह की भी प्रॉब्लम हो जाती है हमारी लाइफ में जब हम सही से मैनेज नहीं करते हैं अपने पर्सनल लाइफ को और अपने वर्क को। अब नीचे कुछ इसके पॉइंट दिए गए हैं कि किस तरह से इस चीज को बैलेंस करते हैं या फिर क्या क्या प्रॉब्लम्स होती हैं। जैसे द चैलेंज ऑफ वर्क पर्सनल लाइफ बैलेंस इंक्लूड्स द फॉलोइंग एक्टिविटीज इन वंस लाइफ, यानी कि किसी एक इंसान के जीवन में क्या क्या मतलब क्रियाएं होती है अपनी लाइफ को जो है अपने पर्सनल लाइफ को और अपने वर्क को सही से मैनेज नहीं कर पाता है, या फिर क्या चुनौतियां होती है। जैसे यहाँ पर पहला पॉइंट दिया गया है कि रिवॉल्व्स अराउंड बैलेंसिंग, यानी कि संतुलन के इर्द गिर्द घूमना। तो देखिए, हम अपनी लाइफ में चाहते हैं कि हम सही से अपने आप को डेवलप करें, यानी कि हम कुछ खेल करें, यानी कि हम अपने पैशन को फॉलो करें, हम कुछ खेल कूद करें, अच्छे हम मेडिटेशन करें या फिर गुड हेल्थ बनाएं, अपना लाइफस्टाइल जो है हम अच्छा बनाएं, अच्छे से हम नींद ले, अच्छे से हम खाए पिए। लेकिन होता क्या है कि हम सही से नहीं कर पाते हैं। ये जो एक्टिविटीज है हम इसको जब फॉलो करते हैं तो कुछ ना कुछ छूट जाता है, यानी कि हम सही से मैनेज नहीं कर पाते कि वो सुबह में जिम करे या फिर थोड़ा सा मेडिटेशन करे, बट टाइम का इश्यू हो जाता है। यही एक प्रॉब्लम है, पर इसको बैलेंस करना भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। नेक्स्ट जो पॉइंट दिया गया है वो है सेकेंड नंबर, जो कि है हमारा गुड इफेक्टिव जॉब परफॉर्मेंस एंड हेल्दी इंटरपर्सनल रिलेशनशिप एट वर्क प्लेस, यानी कि हम चाहते तो हैं कि हम जो है जहाँ पर हम काम कर रहे हैं वहाँ पर हम बहुत ही प्रभावित ढंग से काम करें, अपना अच्छा परफॉर्मेंस दे अपने काम में, और एक हेल्दी रिलेशनशिप भी हम बनाना चाहते हैं अपने फैमिली या फिर अपने फ्रेंड के साथ। बट ये चीज़ें भी बैलेंस करनी हमें दोनों साथ में मुश्किल हो जाती है। और अगला जो पॉइंट है जो कि लास्ट नंबर है, तो ये जो पॉइंट है ये सभी लोगों को फेस करनी पड़ती। अब देखिए, हम चाहते हैं कि हम अपने फैमिली के साथ उनके साथ हमें क्वालिटी टाइम जो है बिताए, बट ये हो नहीं पाता है क्योंकि हमें बाहर के काम को भी सही से देखना है और प्लस घर के काम को भी हमें देखना है, और साथ में अपने फैमिली मेम्बर के साथ टाइम भी हमें गुजारना है और उनकी केयर भी करनी है। तो सम टाइम ये प्रॉब्लम हमारे सामने आ जाती है और हम सही से मैनेज नहीं कर पाते। और ये जो प्रॉब्लम है ये यूथ को भी फेस करनी पड़ती है, लाइक जो 20 से आगे के एज के हैं, बिकॉज उस टाइम वो काम करते हैं, पढ़ाई करते हैं और साथ में वो अपने कैरियर के बारे में भी सोचते हैं। तो वो चाहते हैं कि बाहर भी काम करे और साथ में अपने फैमिली के साथ भी टाइम को गुजारे, बट ये भी एक प्रॉब्लम आ जाती है। तो देखिए, सिंपली अगर हम लोग बोले तो हम अपने पर्सनल लाइफ को और अपने जो काम का जो टाइम है उसको हमें सही से मैनेज करने में बहुत प्रॉब्लम्स होती है, और अभी के टाइम में तो बहुत ज़्यादा होती है। और इस बुक में आपके पूरे जो सिलेबस दिया गया है वो किस तरह से जो न्यू जनरेशन है, जो यंग पीपल है, उन्हीं के ऊपर बताया गया है, उनका बिहेवियर, उनका कल्चर, उनकी लाइफ की जो प्रॉब्लम्स है, डेवलपमेंट है, उन सारी चीज़ों को इस बुक में बताया गया है। मैंने ट्राई किया है कि मैं क्वेश्चन के थ्रू आपका जो सिलेबस है उसे कंप्लीट करा दूँ, बट ये पूरी बुक है, आप इसको पूरा पढ़ सकते हैं तो आपको और थोड़ी डिटेल में आंसर मिल जाएंगे और आप अपने से भी कुछ पॉइंट इसमें यूज़ कर सकते हैं। और गाइज, अगर आपको देखने में थोड़ी सी भी प्रॉब्लम हुई होगी तो आप ये जो नोट्स है आप टेलीग्राम से ले सकते हैं और आप उसको अच्छे से अपने एग्जाम के लिए तैयारी कर सकते हैं। तो आई होप गाइस इस वीडियो से आपको थोड़ी बहुत हेल्प हुई होगी, और अगर वीडियो आपको अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक, कमेंट एंड प्लीज़ सब्सक्राइब दिस चैनल गाइस। एंड लास्ट, thanks for watching this video. Bye, take care and all the best for your exam.